वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे। देखिए, गवर्नर जनरल एवं वायसराय ये हम लोग का टॉपिक है। तो आज हम लोग गवर्नर जनरल को पूरा देखेंगे और वायसराय अगली क्लास में कवर करेंगे। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है साथियों, अगर आप ROA या फिर UPPCS जैसे एग्ज़ाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, गवर्नर जनरल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको गवर्नर के बारे में समझना चाहिए। देखिए, बंगाल का जो गवर्नर बना था, सबसे पहले गवर्नर की बात करते हैं। जो गवर्नर है ये बंगाल का गवर्नर है। सबसे पहला गवर्नर रहा था लॉर्ड क्लाइव। ठीक, क्लाइव गवर्नर बना था। इसके बाद क्या हुआ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। अभी जो बंगाल का गवर्नर था उसे ना कन्वर्ट करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो अंतिम गवर्नर जो होता है वारेन हेस्टिंग्स होता है और वही प्रथम गवर्नर जनरल भी बनते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी गवर्नर जनरल की बात किया जा रहा है ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, अभी भारत का नहीं है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग 1773 से लेकर 1785 तक। देखिए, यहाँ पे घटना दिया है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसी एक्ट के तहत क्या किया गया था, गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब इसके समय में 1781 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें ये स्पष्ट नहीं था कि जो गवर्नर जनरल है और जो कोर्ट होना है कोर्ट रहेगा, क्योंकि उसी समय 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोर्ट की भी स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट का की गठन किया गया था। तो उनकी शक्तियों का बंटवारा नहीं था, लेकिन 1781 में स्पष्ट कर दिया गया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। जो पिट्स इंडिया एक्ट रहता है ये मूल रूप से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 के का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट होता है इसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। 1774 में रोहिल्ला युद्ध होता है, ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में। महाराजा नंद कुमार को फांसी मिलती 5 अगस्त 1785 को। इसके बाद 1775 से 82 जो मराठा प्रथम युद्ध है और 1782 की सालवाई की संधि, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही की गई थी। मैसूर का द्वितीय युद्ध जो होता है 80 से 84 के बीच में। देखिए, मैसूर का जो प्रथम युद्ध हुआ था काफ़ी पहले हुआ था, है ना। तो द्वितीय युद्ध ये होता है किसके समय में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, अवध की बेगम से ज्यादती, इसके कारण वारेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया। जो बनारस के राजा होते हैं चैत सिंह, इसके साथ इनका संबंध बेहतर नहीं होता है और साथ ही साथ जो अवध की बेगम है इनसे ज्यादती किया जाता है, इसीलिए जब ये इंग्लैंड वापस जाता है तो इस पर महाभियोग चलता है। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव जब रखी गई थी तो इस समय भी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ही होते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को बंगाल का गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर जनरल जो है ये बंगाल का, ये नाम दिया गया था। आगे है वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। देखिए, यहाँ पर जिक्र कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल है बंगाल का नियुक्त किया गया। सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग एवं लॉर्ड वेलेजली संबंधित है। देखिए, जो घेरे की नीति है ये किसने दिया था, वारेन हेस्टिंग और साथ ही साथ लॉर्ड वेलेजली। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से लेकर 1795 तक रहा। मतलब इस पर महाभियोग का मुकदमा भी चलाया गया था। अगला जो गवर्नर जनरल बनता है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस बनता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक गवर्नर जनरल रहता है। देखिए, इसके समय में मैसूर का तृतीय युद्ध होता है। तृतीय युद्ध चलता है 1790 से 92 तक और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। जो मैसूर का तृतीय युद्ध है ये रंगपट्टनम की संधि के साथ ही समाप्त होती है।
कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में किया गया। इसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण किया गया। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के समय का है ना। प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की, ये भी कॉर्नवालिस ने किया था, है ना। आगे 1790 से 92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार के लिए इसका स्थापना किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। मतलब कानून की विशिष्टता, ये नियम किसने दिया था? कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी में अंतिम रूप दिया। उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक चीज और भी याद रखिएगा, देखिए राजस्व पुलिस जो है, राजस्व पुलिस, इसकी स्थापना भी कॉर्नवालिस ने ही किया था। और राजस्व जो अधिकारी है, राजस्व व्यवस्था है, रेवेन्यू बोर्ड ऐसे समझिएगा, राजस्व पुलिस और राजस्व बोर्ड, इन दोनों की स्थापना किसने किया? कॉर्नवालिस ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो गवर्नर जनरल होता है बंगाल का, वो जॉन सोर है ना। 1793 से 98 तक। 1793 का चार्टर अधिनियम इसी के समय में आता है। इस चार्टर अधिनियम में विशेष ये था कि कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष तक और आगे बढ़ा दिया गया। निजाम एवं मराठों के बीच जो खरदा का युद्ध होता है 1795 में, जॉन सोर के समय में होता है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 तक रहता है। सहायक संधि की नीति का प्रारंभ इसने किया था। सबसे पहले हैदराबाद के निजामों ने सहायक संधि स्वीकार किया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली का नाम जुड़ा है किससे? सहायक संधि से। काफी महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। और डलहौजी का राज्य हड़प नीति, दोनों खूब पूछे जाते हैं। चौथा मैसूर युद्ध 1799 में जो होता है, इसी के समय में होता है, वेलेस्ली के समय में। और इसी के साथ ही क्या होता है कि जो टीपू सुल्तान है उसकी मृत्यु हो जाती है और मैसूर पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में हो जाता है। इसी के समय में द्वितीय मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 के बीच में। तंजौर 1799 में, सूरत 1800 में, कर्नाटक 1801 ईस्वी में। इन सब का प्रशासन वेलेस्ली अपने हाथ में ले लेते हैं। अब वेलेस्ली ने जो सहायक संधि अपनाई थी, कुछ राज्यों को इसके माध्यम से लेते हैं और कुछ से युद्ध करते हैं। बसीन की संधि 1802 में होते हैं। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में सबसे पहले हैदराबाद है 1798 में। इसके बाद मैसूर 1799 में। देखिए मैसूर जो है ना, मैसूर जब ये आंग्ल मैसूर युद्ध होता है चौथा, इसमें परास्त हो जाते तो मैसूर पर एक बालक को राजा बनाते और उनसे ये संधि करवाते। देखिए, और हैदराबाद ने 2 बार किया था, एक बार 1798 में और एक बार 1800 में। तंजौर ने 1799 में किया, फिर अवध 1801 में, पेशवा 1801 में, भोसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर 1818, जयपुर 1818, मछेरी 1818, बूंदी, भरतपुर। तो ये सब आपको नाम याद रखने। देखिए अगला जो गवर्नर जनरल आता है बंगाल का, ये होता है जॉर्ज बार्लो, 1805 से 1807 तक। यहाँ पर देखिए क्या होता है, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह होता है 1806 में, आपको याद रखने। इसके बाद लॉर्ड मिंटो, ये मिंटो प्रथम है ना। इस समय क्या होते हैं, 1807 से 1813 तक रहता है। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि करता है 1809 में, बस इतना याद रखने। इसके बाद अगला जो आता है लॉर्ड, यहाँ पर हैस्टिंग। देखिए ये वारेन हैस्टिंग्स अलग है, ये अलग है ना। 1813 से 1823 तक होते हैं। अंग्रेज नेपाल युद्ध होता है ना, और सागौली की संधि, दोनों याद रखने। अंग्रेज नेपाल युद्ध 14 से लेकर 16 तक चलते हैं और सागौली की संधि 1816 में होता है। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में होते हैं और मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय और बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। पिंडारियों का जो विद्रोह होता है इसका भी दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा किया जाता है। सिंधिया के साथ संधि करते हैं। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त स्टार्ट किया गया। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको किसने स्टार्ट किया था? ये मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो ने लागू किया था मद्रास में। अब इसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, ये एम्स्टर्ड है ना। एम्स्टर्ड ने क्या किया था? प्रथम वर्मा युद्ध, ये 24 से 26 तक चला और भरतपुर का अधिग्रहण ये 26 में किया गया। इसके बाद देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यहाँ से कहानी बदल गई है। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, ये भारत का गवर्नर जनरल हो चुका है ना। भारत का गवर्नर जनरल, ये आपको याद रखना है। जो विलियम बेंटिक है भारत का गवर्नर जनरल है। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड विलियम ने जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। सती प्रथा पर रोक लगाता है 1829 में। कैप्टन स्लीमैन की नेतृत्व में ठगी प्रथा का अंत करता है 1830 में। 1833 का जो चार्टर अधिनियम आता है ना, इसके द्वारा क्या किया गया? भारतीय प्रशासन को पूरी तरीके से केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। केंद्रीकृत मतलब सत्ता एक जगह आ जाए, एक आदमी के हाथ में आ जाए। इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो देखिए ये भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक।
बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, ये भी विलियम बेंटिक है। इसके बाद 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1835 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा किया इसने। 1831 में मैसूर को, 1834 ईस्वी में मध्य कछार को, और इसके बाद क्या किया इसमें, कंपनी में मिला लेते हैं और रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि करता रहते हैं। आगे देखिएगा दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी अप्रांतीय अपीली एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति, राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति इसके द्वारा किया गया। अगला जो भारत का गवर्नर जनरल है मैटकॉफ है, 35 से 36 तक। इसने प्रेस एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा दी गई। तो 1835 में क्या हुआ कि समाचार पत्रों पर जो पाबंदी थी उसे हटा दिया गया। अगला गवर्नर जनरल है ऑकलैंड। ये प्रथम अफगान युद्ध होता है 38 से 42 के बीच में और रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में। एलन बरो इसके बाद आता है 42 से 44 तक। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है कि सर चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का विलय कर लिया जाता है। ग्वालियर के साथ युद्ध होता है एलन बरो के समय में। लॉर्ड हार्डिंग ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। ये प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध होता है, इसके समय में लाहौर की संधि की जाती है। ये सामाजिक सुधार जैसे बालिका हत्या और नर बलि प्रथा पर इसने रोक लगाया था, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद भाई अगला है लॉर्ड डलहौजी, है ना। डलहौजी का नाम काफ़ी बड़ा है ना। डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक रहता है ना। ये देखिए द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध इसके समय में चलते हैं। पंजाब का कंपनी में विलय कर लिया जाता है। पंजाब के विलय पत्र पर 29 मार्च 1849 ईस्वी को महाराजा दलीप सिंह द्वारा हस्ताक्षर किया गया। देखिए निचले वर्मा या फिर पेगू का अधिग्रहण 1852 में किया गया। व्यापक के सिद्धांत का शुभारंभ, व्यापक मतलब वही राज्य हड़प नीति या फिर व्यापक सिद्धांत, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, वो किसी को गोद नहीं ले सकता है, तो उसका साम्राज्य कंपनी में मिल जाएगा। जिसके अंतर्गत सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में, फिर जैतपुर, संबलपुर 1849, बालाघाट 1850 रहेगा, 1950 नहीं, उदयपुर 1892, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856 का विलय कंपनी में कर लिया गया। और इसका जो ये व्यापक सिद्धांत है उस समय का तात्कालिक कारण बना था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। उड की शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 और स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना किया गया। रेलवे माइन्यूट मतलब जो स्मरण पत्र है 1853 में बंबई एवं ठाणे के मध्य प्रथम रेल चली, दूसरी कलकत्ता से रानीगंज के बीच चलेगी। तो डलहौजी के समय ही बंबई में सबसे पहला ट्रेन चला था, बंबई से थाने के बीच 1853 में, और कलकत्ता से रानीगंज के बीच 1854 में दूसरा ट्रेन चला था। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार, 4000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, मद्रास, बंगाल, पेशावर को आपस में जोड़ा गया और 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। तो इसी के समय में डाक प्रणाली की भी शुरुआत की जाती है। आगे है गंगा नहर को खोलने की घोषणा की गई 1854 में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। अब यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ये अंतिम गवर्नर जनरल होता है भारत का। इसके बाद ही क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर 1857 का कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1857 का विद्रोह होता है और जब 1857 का विद्रोह होता है इसके बाद कंपनी का शासन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। फिर ब्रिटिश ताज का शासन शुरू होता है। तो जो अभी तक गवर्नर जनरल पद चल रहा था उसको अब वायसराय बना दिया गया। तो सबसे पहला जो वायसराय होता है ये लॉर्ड कैनिंग होता है और ये तब तक चलता है जब तक भारत की आज़ादी नहीं हो जाती। 1947 भारत के वायसराय माउंट बेटन होते हैं। तो ये अब हम लोग आगे देखेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो अगली क्लास में वायसराय के बारे में समझेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और चीज़ें आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होंगी। अगर आप इसी प्रकार कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्री में तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी किसी भी एग्जाम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।